सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संदेश में नियमित तौर पर मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज भी हम ऐसा ही बाबा साहब का स्पीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। आवाज का जो शॉर्ट फॉर्म है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। पूरे राष्ट्र लेवल पर ये एक ऐसा शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का संगठन है जो एक संगठन है वो कार्य करता है खासकर डॉक्टर अंबेडकर मिशन के लिए। डॉक्टर अंबेडकर मिशन की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, ये आवाज का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करा है डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीचेज को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और जब बाबा साहब के स्पीचेज जन जन तक पहुंचेंगे, बाबा साहब की राइटिंग्स जन जन तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर जन जागरण हो जाएगा और एक जागृत समाज अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। ऐसा उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का ये साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया था, इसको भी हम लेकर कल उपस्थित होंगे। कल के वीडियो में आपको महार तालाब का आंदोलन मिलेगा। अंबेडकर संदेश बड़ी मात्रा में आप सभी के द्वारा बात किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है कि आप लास्ट का ग्राफ आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है बास टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, यानी कि नॉट सब्सक्राइब्ड का जो परसेंटेज है वो 98.2% है और सब्सक्राइब्ड 1.8%। इसका मतलब ये है कि 98.2% ऐसे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो वाच करते हैं, लेकिन 1.8% ऐसे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, वीडियो भी वाच करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो भी वाच करें, नियमित तौर पर वाच करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आपसे विनम्र निवेदन है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है वो द बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय लगातार आज तीसरा दिन है, जो विषय सेम है, जागृत की ज्योति को कभी ना बुझने दें, ऐसा बाबा साहब आह्वान करते हैं अस्पृश्य समाज से, बहुजन समाज से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज जो बाबा साहब का स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं वो पेज नंबर 40 से 43 तक है, क्योंकि ये स्पीच जो बाबा साहब ने 19 मार्च 1927 को दिया, ये बहुत लंबा स्पीच था, लंबा कार्यक्रम था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था, इसलिए इसको हम 4 भागों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तीसरे भाग का नंबर है, 2 भाग ऑलरेडी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इसी आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तीसरा भाग आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जा रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चौथा भाग लेकर हम उपस्थित होंगे कल के वीडियो में। आप देखिएगा किस तरह से महार तालाब का आंदोलन किया, उसी का हिस्सा आज का भी स्पीच है। तो आज जन जागरण के उद्देश्य से आज का स्पीच बाबा साहब का हूबहू हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बाबा साहब के ही शब्दों में, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी है। समाज में जन जागरण पैदा करने के दृष्टिकोण से आज का बाबा साहब का स्पीच बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। जिला बहिष्कृत परिषद का सम्मेलन महाड़ के मंडल के नाटक गृह में मार्च 1927 की 19 शनिवार और 20 मार्च रविवार के दिन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 3000 से ज़्यादा अस्पृश्य लोग एकत्रित हुए थे, स्थान ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, इसके पूर्व का जो भाग है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बाबा साहब का स्पीच है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तीसरे भाग के रूप में। बाबा साहब कहते हैं कि सदगृहस्थ जनों, क्योंकि कल जब मंदिर प्रवेश की बात उठेगी, सार्वजनिक तालाबों पर पानी भरने और मरे जानवरों को न उठाने की बात उठेगी, तो गांव के लोग रोटियां देना बंद कर देंगे, तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। ये जो बात बाबा साहब कह रहे हैं, इसका पृष्ठभूमि क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि आखिर एक समय ऐसा था जब कोलाबा जिला और ये क्षेत्र महाड़ का जो क्षेत्र है वो बहुत ही समृद्धशाली था, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आज वो अवनति के रास्ते पे आ गया है।
पिछले वीडियो में हमने इसका विस्तार से आपको बताया था। तो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास दो कार्य हैं, दो तरह के व्यवसाय आप अपना सकते हैं। एक सफ़ेद पोश पेशा अपना सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आप जा सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। बाबा साहब आह्वान करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग राजनीति या सरकारी सेवा में नहीं जा सकते, शिक्षित नहीं है, तो उनको स्वयं की खेती करने की आदत डालनी होगी। तो दूसरा जो व्यवसाय बाबा साहब ने बताया, आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरह से अस्पृश्य समाज स्वाभिमानी बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। बाबा साहब ने यूँ कहें कि एक मंत्र दे दिया, मूल मंत्र दे दिया, जिससे समाज अपने आप को गौरवशाली और यूँ कहें कि आत्मनिर्भर बना सकता है। आज का स्पीच अंत तक जरूर सुनिएगा। इसी निवेदन के साथ अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह बासी और जूठन खाने के लिए अपनी मनुष्यता को बेचना, ये बहुत ही शर्म और लज्जा की बात है। वर्तमान में समाज इतना अवनति के रास्ते पे आ गया कि उसको इस बात में भी गर्व महसूस होता था कि वो दूसरों के यहाँ जाकर रोटियां इकट्ठा कर लाते थे, डलियों में रोटियां इकट्ठा करके लाते थे और उन्हीं रोटियों को, बासी रोटियों को खाया करते थे, जूठन को खाया करते थे। और इसमें किसी तरह का प्रतिरोध, किसी तरह का आक्रोश समाज के अंदर नहीं था। इसी को जगाने का कोशिश बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब यूँ कहें कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास कराने वाला ये क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब दे रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जूठे टुकड़े मांगना छोड़कर गांव के अन्य लोगों की तरह खेती नहीं कर सकते हो क्या? हो सकता है खेती खरीदना अस्पृश्यों के लिए थोड़ा कठिन होगा, मगर वन विभाग कितना खाली ज़मीनें हैं, वन विभाग की कितनी खाली ज़मीनें हैं, और कोई अस्पृश्य आदमी मांग करे तो उन्हें मिल सकती हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा? मुझे लगता है कि जब तक हमें बासी टुकड़े खाने के लिए मिलते रहेंगे, तब तक ये स्थिति बनी ही रहेगी। जब तक पुराना रास्ता कायम है, तब तक कोई नए रास्ते पर चलने की पहल नहीं करेगा। पुराने रास्ते पर चलकर हम आज मानवता से दूर हो गए हैं। आप सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप उस रास्ते को कब तक जारी रखोगे। सज्जनों, हर सुधार के बारे में बुजुर्गों की रीत इस प्रदेश के लोगों का महामंत्र होता है। सभी नई योजनाओं के समय, फिर वह अच्छी हो या बुरी, इस मंत्र का जाप चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि बुजुर्गों ने किसी मामले में कोई बिना सोचे समझे कोई रिवाज शुरू किया तो उसके वंशज भी उसे जारी रखना चाहते हैं, भले ही वह कितना ही विघातक क्यों ना हो। बाबा साहब कहते हैं कि बुजुर्गों ने जो काम शुरू कर दिया, उस परिपाटी को हम बदलना नहीं चाहते। उस परिपाटी को कैसे शुरू किया गया, किन परिस्थितियों में शुरू किया गया, इसको हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि बुजुर्गों ने शुरू किया है तो सही ही होगा, और यही मानकर हम नया तरीका नहीं अपनाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सभी मामलों में हम पुराना ही अच्छा है, इस कहावत को पकड़कर बैठ गए तो बताओ नए सुधार कभी होंगे ही नहीं। इसके अलावा क्या हर माँ बाप की ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि उनके बच्चों की हालत उनकी हालत से बेहतर हो? यदि ऐसी इच्छा नहीं हो तो इस माँ बाप की जोड़ी और जानवरों की जोड़ी में क्या अंतर रह जाएगा? सोचने वाली बात है। किस तरह से गुलामों को उसकी गुलामी किया, ये एहसास करा रहे हैं बाबा साहब। माँ बाप का कंपेयर कर दिया जानवरों की जोड़ी से। क्यों? क्योंकि जो कार्य जानवर कर रहे हैं वही अगर इंसान करेंगे तो उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और यही बात चाहे तथागत बुद्ध की बात करें या बहुजन महापुरुषों की बात करें, संत गाडगे की बात करें, वो भी इसी बात को कहते हैं। इसी बात को कहते हैं कि हम इंसान होने के नाते हमारा कुछ दायित्व अलग बनता है, और वो दायित्व ये है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मार्ग दें, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी आधारशिला रखें कि जिससे आने वाली पीढ़ी समृद्धशाली बने। हम आप समृद्धशाली हैं, और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड हमारे बहुजन महापुरुषों का त्याग और समर्पण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्पण है।
इसलिए हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें। सज्जनों, बाबा साहब कहते हैं, आप अपने लिए न सही मगर अपनी संतानों के लिए मेरे कहे पर ध्यान दें। आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमें जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है, बड़े झंझट हमें नहीं चाहिए, आधी को छोड़कर पूरी के पीछे क्यों भागें। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जो मैं बात बता रहा हूं उस दिशा में आप लोगों ने कोशिश नहीं की तो आज जो चौथाई रोटी मिल रही है वह भी कल नहीं मिलेगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये विचार मैंने केवल आपके सामने ही प्रकट नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जब भी मौका मिला मैंने यही विचार रखे हैं। आपको खास तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जागृति का काम विशेष रूप से करना चाहिए। फौज वाली पीढ़ी के गुजर जाने के बाद इस प्रदेश के लोग मृतबत हो गए हैं, किसी प्रकार की गतिविधि है ही नहीं। घाट क्षेत्र में अनेक सम्मेलन होने के बाद अब ये बड़ी सभा हो रही है। आप जागृत की ज्योति को, चिंगारी को बुझने ना दें, यही विषय है बाबा साहब के स्पीच का, डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। बाबा साहब कहते हैं कि इस जागृत के काम के लिए आपको कुछ स्थानीय नेताओं की जरूरत है। मार्गदर्शक के बिना चलना असंभव लगता है। हम में से जो पेंशनर लोग हैं उनका कर्तव्य है कि इस तरफ ध्यान दें। मैं इस उम्मीद के साथ अपने आप को विराम देता हूं कि स्वजनों के उद्धार के इस महत्वपूर्ण काम के लिए आगे आएंगे। दूसरे दिन 20 मार्च 1927 को सुबह 9 बजे से परिषद का कामकाज शुरू हुआ और निम्न प्रस्ताव पारित हुए। बाबा साहब का स्पीच यहाँ से समाप्त हुआ, लेकिन जो परिषद के प्रस्ताव पास हुए ये जानना बेहद जरूरी है कि 20 मार्च 1927 को, क्योंकि इसी दिन महाड़ के तालाब पर किया गया आंदोलन ऐतिहासिक था, क्रांतिकारी था। बाबा साहब की उपस्थिति में वो तालाब का आंदोलन किया गया, चबदार तालाब का आंदोलन किया गया। तो इसलिए ये दिनांक जो 20 मार्च 1927 है ये ऐतिहासिक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाड़ परिषद ने जो प्रस्ताव पारित किए वो क्रांतिकारी प्रस्ताव है। आप देखिए, पहला समूह, पहला प्रस्ताव, यदि ऊंची जातियों के लोग चाहते हैं कि बहिष्कृत वर्ग द्वारा अपने कल्याण के लिए शुरू किए गए आंदोलन से ऊंची जातियों और बहिष्कृत वर्ग में आपसी वैमनस्य पैदा न हो, तो यह परिषद उनसे निम्न अनुरोध करती है। पहला, जब बहिष्कृत वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों और तालाबों का उपयोग कर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो ऊंची जातियों के लोग उनके साथ सभी तरह के व्यवहार बंद करके उनके खिलाफ हड़ताल की घोषणा करते हैं। ऐसा न करते हुए ऊंची जात के लोगों को उन्हें सक्रिय मदद करनी चाहिए। ऊंची जात के लोगों को बहिष्कृतों को घरेलू नौकर के तौर पर काम पर रखना चाहिए। जात भेद को खत्म करने के लिए मिश्र विवाह पद्धति का रिवाज शुरू किया जाए। बहिष्कृत वर्ग के छात्रों को घर पर दिन तय करके भोजन को बुलाया या भोजन की व्यवस्था कर उनकी मदद करें। मरे हुए जानवरों को ले जाने के लिए बहिष्कृत वर्ग के लोगों पर निर्भर न रहकर अपनी व्यवस्था खुद कर लें। बहुत बड़ी बात बाबा साहब की उपस्थिति में महाड़ परिषद यहाँ पे करती है। समूह 2, प्रस्ताव नंबर 1। पिछले विधानमंडल में श्री C.K. बोले ने सार्वजनिक कुओं और तालाबों के बारे में प्रस्ताव पेश किया है। सरकार उस पर अमल करके उन स्थानों पर सूचना पट लगाए और ज़रूरी हुआ तो एक कोड सेक्शन 144 पर अमल करके स्थानीय नेताओं की जमानत से अस्पृश्यों को अपने अधिकारों का उपभोग करने में मदद करें। जो सेकंड प्रस्ताव है वो क्या है? ये सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देहातों में कई स्थानों पर अस्पृश्यों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव, बहिष्कृत लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए वन विभाग की जमीनें खेती के लिए दी जाएं। प्रस्ताव चौथा, अत्यंत पिछड़े बहिष्कृत वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके दुखों को दूर करने के लिए सरकार निम्न बातों पर ध्यान दे। अस्पृश्य समाज के व्यक्ति को जहां संभव हो वहां नौकरी दी जाए। अस्पृश्यों की सेना में भर्ती की जानी चाहिए। अस्पृश्यों को नौसेना में शामिल किया जाए। सेकेंड ईयर ट्रेंड मास्टरों को शिक्षा विभाग में सुपरवाइजर का पद दिया जाए। अस्पृश्य वर्ग के छात्रों को स्थानीय पुलिस बल में स्थान दिया जाए। अस्पृश्यों की जितनी संख्या में संभव हो पुलिस विभाग में भर्ती की जाए।
5वां प्रस्ताव, सरकारी काम के लिए लोगों की तरफ से अनाज एक हिस्सा दिए जाने के बजाय सीपी आदि राज्यों की तरह गांव वालों पर सेस लगाया जाए और मजदूरों को मासिक वेतन देने की पद्धति लागू की जाए। 6वां प्रस्ताव, बहिष्कृत वर्ग द्वारा मरे हुए जानवर का मांस खाने की प्रथा पर सरकार कानून के जरिए रोक लगाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा तो है ही, बहिष्कृतों का दर्जा भी हीन बन जाता है। मरे हुए जानवरों का मांस यहाँ पर बंद हो, ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया। 7वां प्रस्ताव, शिक्षा और शराबबंदी के बारे में सख्ती बरती जाए, मतलब शिक्षा के लिए सख्ती बरती जाए और शराबबंदी के लिए। 8वां प्रस्ताव, श्री एम के यादव को डिप्टी कलेक्टर का पद न दिए जाने पर यह सभा खेद प्रकट करती है। 9वां प्रस्ताव, 111वीं बटालियन में पहले बनाए गए फंड महार तहसील के नौकरी करने वालों के पैसे हैं, उसे इस तहसील के स्पर्श वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाए। प्रस्ताव 10वां, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए बहिष्कृत वर्ग की उन्नति के लिए निम्न बातों पर अमल किया जाए। शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए, जिलों में छात्रावास खोले जाएं, निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावासों के लिए हर महीने प्रति छात्र 10 रुपये की ग्रांट दी जाए। जहां 30 बच्चे हों ऐसे गांवों में स्कूल खोले जाएं और छात्रवृत्तियां दी जाएं। समूह नंबर 3 ने यहाँ पर पहला प्रस्ताव रखा। ये परिषद बहिष्कृत वर्ग के पंचों से अनुरोध करती है कि शादियों के समय निम्न बातों पर अमल करें। 20 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करने की प्रथा बंद की जानी चाहिए। पंच हिदायत दें कि जहां स्कूल है वहां लोगों को अपनी लड़की और लड़कों को शिक्षा देनी ही चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर दोषी माना जाएगा। पुनर्विवाह करने से पहले वर वधू के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बगैर पुनर्विवाह न कराएं। पुनर्विवाह में 7 रुपये नेक दिया जाए और साड़ी, ब्लाउज, कंगन, नथ और पंचों का खाना, इसके अलावा और कोई लेन देन की उम्मीद पंचों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, अस्पृश्य लोगों को माहरी का पेशा जैसे छोटे धंधे छोड़कर खेती जैसे स्वतंत्र पेशे अपनाने चाहिए। खेती के लिए आवश्यक होने पर सरकारी समितियां, क्रेडिट सोसाइटी शुरू की जाएं। ये सभा बहिष्कृत वर्ग से अनुरोध करती है कि अकाल, अतिवृष्टि का सामना करने और साहूकारों के शिकंजे से छूटने के लिए सहकारी कोष स्थापित किए जाएं। और इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। सामान्य साथियों, आज आपने देखा किस तरह से क्रांतिकारी प्रस्ताव रखे महार परिषद ने। उससे पहले जो बाबा साहब का ये स्पीच हुआ 19 मार्च का, तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी स्पीच कहा जा सकता है। एक समाज को जगाने के लिए इससे बेहतर भाषण नहीं कहा जा सकता है, इससे बेहतर भाषण नहीं हो सकता है समाज को जगाने के दृष्टिकोण से। तो बाबा साहब ने यहाँ पर समाज को जगाते हुए, उन्हें गुलामी का एहसास कराते हुए निश्चित रूप से जगाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं कि समाज जागा नहीं, आज जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं वो जागे हुए समाज का परिणाम है, वो बाबा साहब के क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बाबा साहब के बताए गए पदचिन्हों पर हमें चलना है। और ये हम तभी जानेंगे जब बाबा साहब के साहित्य को पढ़ेंगे। बाबा साहब को जानने का सबसे बेहतर तरीका है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जिन्हें हम क्रमशः इस समय खंड 38 चल रहा है और खंड 38 का क्रमशः स्पीचेज के माध्यम से साहित्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश और पहल यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किसका किसका बड़ा योगदान है, और हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिस पर आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, BBS3 बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, IDASA ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की गई है, जिसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज के सहयोग से ये संभव हो पाया है। असंभव जैसा कार्य संभव हो गया है और इस पर निर्माण कार्य इस समय प्रारंभ है, जिसका अकाउंट नंबर IFC कोड आपके सामने दिया गया है। आप भी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप इसकी स्वीकृति भी दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली।
संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आपके ही द्वारा ये रिटेन मैसेज, डिजिटल फॉर्म में मैसेज जो मिलता है, इसको डॉक्टर अंबेडकर संदेश वीडियो के रूप में बनाकर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।